बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो अभी लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम डिस्कस कर रहे थे सीरीज स्टेटमेंट के फॉर्मेट को। तो ये बेटा आपको फॉर्मेट मैंने बता दिया। अब इसके छोटे से एक दो न्यूमेरिकल्स की तरफ हम मूव करते हैं ताकि जो आप लोगों की कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन जो है वो आपकी मैं न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो रिमूव करता हूँ। तो इसी से रिलेटेड अभी मैं आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन चेक करता हूँ। ये बेटा वही स्टेप्स हैं जो मैंने आपको 1 बाय 1 यहाँ पे बताया था कि आपको विद पोर्शंस के साथ पूछे जा सकते हैं। तो लेकिन हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके सामने। ये उसने आपके सामने कुछ डाटा दिया हुआ है। ओके, फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ज़ैन एंड कोर। ये देखिए उसने आपको सर आपकी आवाज बहुत क्रैश कर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है उसने आपको। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस दिया हुआ है आपको। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी है। फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस दिया हुआ है। आप लोग को उसने मुख्तलिफ डाटा दिया हुआ है। देखिए उसने कैलकुलेशंस क्या मांगी आपसे। उसने बोला कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट। अब आपको पता होना चाहिए बेटा प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस लेबर। जब आप मटेरियल कंज्यूम्ड में लेबर को ऐड करते हैं तो आपके पास जो आंसर निकलता है दैट आंसर इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। इसका मतलब है कि आपने सिर्फ वहां तक करना है जहां तक प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट होती है। अब मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए आपको पहले मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका मैंने आपको तरीका बताया था। उसका सिंपल सा फॉर्मूला बेटा क्या फॉर्मूला है। ओपनिंग मटेरियल, ये देखिए आपके पास ओपनिंग दिया हुआ 80,000, उसमें ऐड करते हैं परचेजेस को। अब जहां पे परचेजेस ढूंढे, ये देखिए परचेजेस है 2,30,000 की, और उसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये देखिए आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। तो जो आंसर निकलेगा दैट आंसर इज मटेरियल कंज्यूम्ड। उसमें आपने ऐड कर देना है लेबर को। दिस इज लेबर कॉस्ट। आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। ये देखिए उसमें नीचे सॉल्व भी किया हुआ है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। दिस इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड उसमें किया परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल और लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो आपके पास जो आंसर निकला दिस आंसर इज कॉल्ड मटेरियल कंज्यूम्ड। लाजमी नहीं कि आपने इसको स्टेटमेंट की तरह ही बनाना है। बेशक आप इसको एक इक्वेशन की तरह लिख लें तब भी ठीक है। लाजमी नहीं कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है जी कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट तो आपने इसको इस तरह स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाना है। बना ले स्टेटमेंट की फॉर्म में, इट्स ओके। अदरवाइज आप लिखें जी क्या क्या होता है मटेरियल, मतलब उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख के नीचे वैल्यूज लिख के आप प्लस माइनस करके आंसर निकाल दें तो भी ठीक है। इट्स अप टू यू। अच्छा, अब आपने निकालना है प्राइम कॉस्ट। तो बेटा प्राइम कॉस्ट क्या होता है, इसमें आपने ऐड करना है लेबर कॉस्ट। ये देखिए उसने ऐड किया इसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो आपके पास जो आंसर निकला दैट आंसर इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। दिस इज द फर्स्ट है। अच्छा, दूसरा देखिए, सेकंड पोर्शन है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकालें। तो बेटा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट का भी फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि जो प्राइम कॉस्ट निकली है उसमें आपने एफओएच को ऐड कर देना है। अब देखिए उसने आपको एफओएच ऊपर गिवन किया होगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये देखिए these are the factory overhead 79,000। तो प्राइम कॉस्ट अभी हमने निकाली पहले स्टेप में 3,38,000। इसमें आप बेटा ऐड कर दें 76,000। तो ये देखिए 407 जो है ये आपके पास। तो ये देखिए टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या इसको टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं, ये आ गया। तो आपको बेटा वंस अगेन मैं यही बार बार बोल रहा हूँ कि लाजमी नहीं कि पेपर के अंदर आपको ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट बनाने के लिए इस तरह छोटे छोटे पार्ट्स आ सकते हैं कि जो प्राइम कॉस्ट निकालें, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकालें। तो सिर्फ आपने इसके अंदर उसको ऐड करना होगा। अच्छा, जो मेन चीज बेटा आती है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो मैंने आपको बतानी है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि बाज दफा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहाँ से आई? जी बोले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सर कहाँ से? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो 76,000 हाँ हाँ ऐड जो टोटल फैक्ट्री फैक्ट्री ओवरहेड ये 76,000। गिवन है ना। ये देखो क्वेश्चन के अंदर, ये देखो फैक्ट्री ओवरहेड गिवन तो है। ठीक ठीक, ओके सर, ओके सर, ये देखिए ठीक सर, ओके सर। वो भी उन्होंने मेरे गलत पुट किया है, चेक कर लीजिएगा। ऊपर कितने नहीं है फैक्ट्री ओवरहेड, ये देखिए कितने गिवन है फैक्ट्री ओवरहेड, कितने गिवन है यहाँ पे चेक करें जरा। 79,000 है और नीचे देखिए कितने पुट किए हुए, चेक करें जरा। 79,000 से यहाँ पे तो वो नीचे 76,000। हाँ वो गलत पुट किए हुए, आपने 79 ही पुट करना है। ठीक है, वो बात हो जाती बेटा बात दफा, कोई बात नहीं, 76, छोटी मोटी मिस्टेक्स 76। हो जाती है। वो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जी आपने सर। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने आपको ये सारे का सारा डाटा गिवन किया हुआ है, ये आप चेक कर लें। निकालना क्या है सिर्फ वो ये देखें
सबसे पहले उसने पोर्शन निकाला कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना है। तो बेटा सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ओपनिंग इन्वेंट्री, उसमें हम ऐड करते थे परचेजेस को, लेस करते थे क्लोजिंग इन्वेंट्री को, तो मटेरियल कंज्यूम निकल आता था। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया, अगर परचेजेस के साथ परचेजेस रिटर्न गिवन हो जाए और साथ में आपको कोई फ्रेट वगैरह गिवन हो, तो उसको भी बेटा डील करते हैं मटेरियल कंज्यूम के अंदर। तो ये 2 स्टेप उसमें और ऐड होंगे। अब वो 2 स्टेप्स क्या ऐड होंगे, ये देखिए उसने आपको परचेजेस भी गिवन की हुई है और यहाँ पे देखिए उसने आपको परचेजेस रिटर्न भी गिवन किया हुआ है। तो जब भी आपने मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको आता है, तो आपने ये जरूर देखना है कि परचेजेस के साथ कहीं परचेजेस रिटर्न तो गिवन नहीं की हुई। अगर गिवन की हुई है तो बेटा एक स्टेप आपको ये करना पड़ेगा कि इन परचेजेस में से इन रिटर्न्स को पहले माइनस करना पड़ेगा, फिर आप परचेजेस बाकी जो बचेंगी वो ऐड करनी है। सेकंड आपने देखना है कि इसके ऊपर कोई किराया वगैरह तो नहीं दिया हुआ, फ्रेट वगैरह तो गिवन नहीं किया हुआ। अगर बेटा फ्रेट गिवन किया हुआ है तो वो भी इसके अंदर ऐड होगा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि जब आप लोग कुछ चीज मंगवाते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको एसी की एग्जांपल दी कि अगर आपने 80,000 का एसी खरीदा और उसके ऊपर 2,000 आप रेंट पे करते हैं, तो बेसिकली वो एसी आपको 80 का नहीं बल्कि 82,000 का पड़ रहा है। तो वो भी आपने इसमें चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो भी हम ऊपर करके आए हैं, वहां भी हमने मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट किया, बट वहां पे ना तो परचेज रिटर्न थी और ना ही कोई फ्रेट था। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे एक तो मैंने ये परचेज रिटर्न का वर्ड देखा और यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है कोई चीज आपने मंगवाई है उसके ऊपर किराया दिया है। इनवर्ड का मतलब है जो कोई चीज आई है उसके ऊपर किराया पे किया। एक होता है कैरेज आउटवर्ड, वो भी शायद आगे वर्ड्स आए। कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है कि आपने कोई चीज अपनी फैक्ट्री से निकाली और उसके ऊपर कोई किराया पे किया है। तो जो कैरेज इनवर्ड होता है ये परचेजेस से रिलेटेड होता है, और जो कैरेज आउटवर्ड होता है वो सेल से रिलेटेड होता है। तो आउटवर्ड को हम कहीं इस्तेमाल नहीं करते, कैरेज इनवर्ड को हमने यूज करना है, कैरेज इनवर्ड को हमने यूज करना है। तो अब बेटा क्या काम करना है, अब वही मटेरियल कंज्यूम जो आपने पहले स्टेप में किया, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया, सेम बेटा वही प्रोसेस है। फर्क सिर्फ ये है, ये देखिए आपके सामने ओपनिंग इन्वेंट्री बेटा उसने दी हुई है 25,000 की, हमने परचेजेस की है 1,25,000 की। ये देखिए ऊपर डाटा गिवन है, ये मैं ऊपर डाटा की तरफ से आप बेशक ऊपर चेक भी कर लें। ये देखिए उसने आपको परचेजेस दी है 1,25,000 की, लेकिन साथ में उसने बोला कि इसमें से कुछ चीजें खराब निकल आई हैं, तो हमने परचेजेस रिटर्न कर दी हैं। तो बेटा आपने 1,25,000 की भी परचेजेस नहीं की, बल्कि आपने उसमें से 7,000 पहले माइनस करना है। अब आपके पास 1,18,000 की परचेजेस है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने परचेजेस में से पहले माइनस करनी है परचेजेस रिटर्न, और बाकी जो अमाउंट बचती है वो आपने ओपनिंग मटेरियल के नीचे लिखनी है। अच्छा, अब आपने देखना है किराया वगैरह तो गिवन नहीं किया हुआ। अब बेटा उसने कैरेज इनवर्ड दिया हुआ था आपके सामने कितना 3500, ये देखें इसमें ऐड कर दिया किराया भी कैरेज इनवर्ड, और बाकी बेटा वही लेस कर दिया क्लोजिंग इन्वेंट्री। यानी ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान 2 स्टेप बेटा और यूज किए। एक स्टेप क्या यूज किया कि परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न को माइनस किया अगर गिवन हो तो। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो रिटर्न को लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट परचेजेस ऐड कर दें बस। कैरेज इनवर्ड अगर गिवन हो तो आपने इसको ऐड करना है, अदरवाइज अगर नहीं गिवन तो उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बेटा आपके पास जो आंसर निकला, दैट आंसर इज 1,20,500। दिस इज कॉल्ड मटेरियल कंज्यूम्ड। ये देखिए उसने ये बोला था कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करनी है। अच्छा टोटल, अच्छा इसके बाद बेटा उसने क्या कहा, सेकंड पार्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। बेटा फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट मैंने बोला था सारे के सारे बेटा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपके एफओएच के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट उसने वैसे नहीं लिखी हुई, देखिए आपके सामने यहाँ कहीं भी एफओएच का वर्ड नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसने लिखा जी कोई पेट्रोल का बिल लिखा, ये देखें हीट पावर एंड लाइट दे दिया उसने आपको, इनडायरेक्ट मटेरियल दे दिया उसने, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे दिए, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट दे दिया, परचेजेस रिटर्न दे दी, फ्यूल एक्सपेंसेस दे दिए, कैरेज ये दे दिया, बैड डेट्स दे दिए। तो जितनी भी बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे उन सब की लिस्ट आपने यहाँ पे बना लेनी है और उन लिस्ट को आपने प्लस कर देना, तो आपके पास एफओएच आ जाएगी। अच्छा इसके अंदर ये बैड डेट्स नहीं आएंगे एफओएच के अंदर। बैड डेट्स होते क्या है पहले ये बताएं, मैं 2 चीजें बताता हूँ, इसमें 2 चीजें आपकी नहीं आएंगी। एक तो बैड डेट्स नहीं आएंगे, बैड डेट्स होते क्या है पहले ये बताएं, ये एफओएच के अंदर नहीं आते। बैड डेट्स फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर नहीं आते। ये होता क्या वैसे बैड डेट्स, एनी आइडिया? सर आपने ये बताया था कि इसका अगर कोई पैसे जो है किसी से हमने लेने हैं लेकिन अगर वो हमें रिटर्न नहीं कर सकता तो वो बैड डेबिट्स में आते हैं। बिल्कुल ऐसे बेटा, आपके जो अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं अगर वो आपके पैसे आपको वापस नहीं करते तो वो क्या बन जाते हैं, वो बैड डेट्स बन जाते हैं। इसका बेटा फैक्ट्री ओवरहेड से कोई ताल्लुक नहीं होता। फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब है वो खर्चे जो फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं। तो बैड डेट्स बेटा वो खर्चा है जो आपने कुछ सेल की थी उधार पे, लेकिन वो पैसे आपको नहीं मिले, तो इस वजह से बैड डेट्स आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर नहीं आएंगे। ठीक हो गया।
और बेटा इसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, ये वाले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये बेटा हम यूज करते हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर, ये भी आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर नहीं आएंगे। बाकी इसके अलावा बेटा जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, पेट्रोल हो गया, बिजली के बिल हो गए, रेंट हो गया, ये सारी की सारी चीजें बेटा आपकी फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आएंगी। चले मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा अगली नेक्स्ट क्लास तक, उसके अंदर मैं आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं उसमें एक लिस्ट लिखी होगी, वो लिस्ट आप देख लीजिएगा कि एफओएच के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें नहीं आती, तो आपको उससे भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये फैक्ट्री ओवरहेड होता है या नहीं होता। अंडरस्टैंड बेटा? यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम है? इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। यहां तक बेटा क्वेश्चन नंबर 1 2 तक मैंने बेसिक जो चीजें इसमें चेंज आई थी वो मैंने आपको बताया, और जितनी मैंने करवाई है सिर्फ आपने यही चीजें करनी है, इससे एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ना ही कंफ्यूज होने की जरूरत है। या आपको जो मैंने बेसिक चीजें करवा दी कि प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए आ सकती है, लेबर कॉस्ट फलां चीज निकालने के लिए आ सकती है, इसी तरह से आपको आएंगी अगर आएंगी तो पेपर। सर पूछे बेटा। सर आपने कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड वो तो रिपीट कर दें। कैरेज इनवर्ड होता है बेटा अगर कोई चीज परचेज करते हैं उसके ऊपर जो किराया दिया होता है उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब है कि कंपनी के अंदर कोई चीज आ रही है। कैरेज आउटवर्ड होता है कि जब आप कोई चीज बाहर बेचते हैं उसके ऊपर जो किराया अगर आपने पे किया है, बाज़ दफा होता है ना कि आप चीजें बेचते हैं तो आप अपनी जेब से पे भी कर रहे हैं कि यार ये किराया भी मैं ही दूंगा, कस्टमर से नहीं लेना, तो वो कैरेज आउटवर्ड होगा। जिस तरह अक्सर बेटा आजकल कहते हैं ना डिलीवरी फ्री है, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उस पर लिखा था डिलीवरी फ्री है, वो जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो कौन पे कर रहा होता है? वो बेसिकली आपकी कंपनी पे कर रही होती है। तो अगर आप कोई चीज सेल कर रहे हैं उसके ऊपर अगर आप चार्जेस पे कर रहे हैं तो वो कैरेज आउटवर्ड है। अगर आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं और उसके ऊपर कैरेज पे कर रहे हैं तो वो कैरेज इनवर्ड है। तो कैरेज इनवर्ड परचेजेस के ऊपर होता है और कैरेज आउटवर्ड सेल्स के ऊपर होता है। आउटवर्ड भी हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो हम इनकम स्टेटमेंट में इस्तेमाल करेंगे, वो यहाँ नहीं इस्तेमाल करते हैं, सीडीएस में इस्तेमाल नहीं करते उसको। जी और बेटा कोई क्वेश्चन? ओके एक स्टेप बेटा, एक छोटा सा टॉपिक इसी के अंदर और उसके बाद फिर ये हमारा सीजीएस वाला चीज खत्म हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था अप्लाइड एफओएच और एक्चुअल एफओएच में क्या फर्क होता है। मैं आपके सामने एक छोटा सा फार्मूला ओपन करता हूँ फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ये फार्मूला आपने ध्यान में रखना। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा बोले बेटा। सर जो क्वेश्चन नंबर 2 है सर, मैंने पूछना था जो डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग है वो भी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगी? नहीं वो नहीं फैक्ट्री ओवरहेड में होती बेटा। जो मशीनरी होती है ना, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी होती है वो आपकी एफओएच के अंदर आती है। जो बिल्डिंग्स वगैरह की डेप्रिसिएशन होती है वो बेटा एफओएच के अंदर नहीं आती। उसकी रीजन क्या होती है? उसकी मैं रीजन बता देता हूँ। क्योंकि जो बाद दफा जो बिल्डिंग्स होती है बेटा वो आपकी रेंटेड होती है, मतलब जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है वो रेंटेड होती है। उसको अगर तो वो रेंटेड है उसको हम किसी और तरीके से डील करेंगे इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाके, ये नहीं कि इसको डील नहीं करेंगे। और बाद दफा बिल्डिंग्स होती हैं जो आपकी अपनी मलकियत होती हैं, उनकी भी डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे लेकिन उसको हम सीडीएस में डील नहीं करेंगे, उसको हम इनकम स्टेटमेंट में जाके डील करेंगे। जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस तो वहां भी हम एक्सपेंसेस लिखते हैं, उन एक्सपेंसेस के अंदर जाके हम इन दोनों को डील करेंगे। ठीक है सर। ठीक हो गया? मैंने इसीलिए बोला कि मैं आपको ना एक लिस्ट भेजूंगा, उसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं वो लिखी होंगी और क्या क्या नहीं आ सकती वो लिखी होंगी, तो आप उसको एक दफा देख लीजिएगा, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा अब एक छोटी सी चीज बेटा जो मैंने आपको करवानी है उसके बाद ये हमारा ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा सीडीएस वाला, और वो बेटा है कि अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड एफओएच क्या होता है। जस्ट ये 2 स्टेप के अंदर बेटा इसको करना है, अंडर अप्लाइड एंड ओवर अप्लाइड। पहले आपने इसका लॉजिक समझनी ये होता क्या है, उसके बाद बेटा फिर हम इसको देखेंगे कि इसको हमने डील कैसे करना है। अप्लाइड एफओएच बेटा क्या होता है? अप्लाइड एफओएच का मतलब होता है फॉरकास्टेड एफओएच। फॉरकास्टेड मीन कि प्रेडिक्ट करना कि साल मेरे कितना खर्चा होगा। फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार कि साल जो है ना पूरे साल के अंदर जो मेरी फैक्ट्री के अंदर पेट्रोल इस्तेमाल होना है वो तकरीबन कोई 90,000 का पेट्रोल इस्तेमाल होना है। ये है अप्लाइड एफओएच। अप्लाइड एफओएच को आप समझ लें कि ये आपका प्रेडिक्टेड फैक्ट्री ओवरहेड है, जो आप प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि यार मेरा इतना खर्चा होगा साल के शुरू में, या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यार मेरा इतना खर्चा हो जाना है। अच्छा जब साल खत्म हुआ तो डेफिनेटली आपने खर्चा लिखा हुआ कागजों के ऊपर, आपने जब उसको प्लस माइनस किया तो आपका एक्चुअल खर्चा हुआ कितना? 80,000। प्रेडिक्ट कितना किया था? 90,000 होगा, लेकिन एक्चुअल में खर्चा हुआ कितना? 80,000। तो बेटा वो जो 10,000 आपका बचा वो आपके लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? मतलब कि आपको उसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ? सर फायदा होगा। फायदा हुआ।
डेफिनेटली बेटा, कि मतलब देखिए ना, मैंने सोचा था मेरा खर्चा होना 90,000 बेटा, मतलब देखिए ना, मेरा खर्चा होना है 90,000, लेकिन मेरा खर्चा कितना हुआ, मेरा खर्चा हुआ 80,000। इसका मतलब वो जो 10,000 का डिफरेंस आया, वो डिफरेंस मेरे लिए क्या है, मेरे लिए फायदा है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अब यहाँ पे देखें, अप्लाइड एफओएच था 90,000, यानी जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, लेकिन जब एक्चुअल आया तो वो आया 80,000। अब ये जो 10,000 है, इसको हम क्या बोलेंगे, ओवर अप्लाइड। ओवर अप्लाइड मीन कि ओवर एस्टिमेट कर लिया मैंने ज्यादा एस्टिमेट दे दिया, ज्यादा एस्टिमेट दे दिया 10,000 का। मेरे हिसाब से 90,000 खर्चा होना था, लेकिन एक्चुअल में खर्चा हुआ 80,000 का। इसका मतलब वो जो 10,000 का डिफरेंस निकला, वो मैंने ओवर एस्टिमेट कर दिया, यानी ओवर अप्लाइड कर दिया। लेकिन ये ओवर अप्लाइड मेरे लिए फायदेमंद है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों फायदेमंद है, कि मैंने खर्चा कम किया। अब इसकी एग्जांपल दूसरी ले लें। हम घर का बजट बनाते हैं, मैंने कहा जी इस महीने पूरा मेरा खर्चा होना है 50,000 का, महीने का जो मेरा घर का खर्चा है 50,000 होना है। 50,000 की बजाय मेरा खर्चा हो गया 40,000। इसका मतलब वो जो 10,000 बचा वो मेरे लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, वो मेरी सेविंग हो गई ना। इसका मतलब वो मेरे लिए अच्छा रहा, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन क्या होगी, ओवर प्रेडिक्शन कर दिया मैंने, मतलब 10,000 की मेरी ओवर अप्लाइड हो गया। लेकिन बेटा अगर उसको उल्टा करें, आपने कहा 50,000 मेरा खर्चा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका खर्चा हो गया 90,000, यानी खर्चा होना 50,000 था, प्रेडिक्ट आपने 50,000 किया, लेकिन हो कितना गया 90,000। तो जो बाकी का 40,000 है, इसका मतलब आपने अंडर एस्टिमेट किया। तो यहाँ पे ओवर अप्लाइड लिखा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर अप्लाइड आ जाएगा। 40,000 रुपया क्या हो जाएगा आपका अंडर अप्लाइड। तो बेटा ये 40,000 आपके लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? आपने सोचा था 50,000 खर्चा होगा, खर्चा 90,000 हो गया, तो बाकी जो 40,000 ऊपर खर्चा हुआ, ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? अनफेवरेबल है फेवरेबल है सर। बेटा, सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है कि 40,000 जो आपने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया वो गलत किया, नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से, कि आपको कंट्रोल करना चाहिए था अपने खर्चे को। यही बेटा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो फॉर्मूला सिंपल ये है, अंडर और ओवर अप्लाइड एफओएच निकालने का। अप्लाइड एफओएच माइनस एक्चुअल एफओएच। अगर तो आंसर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए, अब देखिए यहाँ पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो आपका क्या होगा, आप ओवर अप्लाइड है। अगर यहाँ पे आंसर नेगेटिव आ जाए तो आप अंडर अप्लाइड है। नेगेटिव कैसे आएगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि आपके पास अप्लाइड एफओएच है 50,000 और एक्चुअल एफओएच हो गया 80,000। तो जब आप 50,000 में से 80,000 माइनस करेंगे तो आंसर माइनस 30,000 आएगा ना। तो नेगेटिव आंसर क्या इंडिकेट करेगा, नेगेटिव आंसर क्या इंडिकेट करेगा कि आप अंडर अप्लाइड है, यानी आपने कम प्रेडिक्शन की, आपकी प्रेडिक्शन गलत है। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि आपने उसको अंडर अप्लाइड किया। अच्छा, फिर ये करते क्या है इसके साथ, जो आंसर्स आते हैं, जो आंसर बेटा आपका ओवर अप्लाइड का आएगा, ये जो 10,000 आपके लिए फेवरेबल था, इसको हमने डील कहाँ पे करना है। जब हमने ये निकाल लिया कि हमारा 10,000 रुपया बच गया है, तो ये 10,000 रुपया बेटा हम डायरेक्टली डील करेंगे इनकम स्टेटमेंट के ऊपर जाके। जितनी आपने इनकम स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट निकाला होगा, जितना आपने प्रॉफिट निकाला होगा, ये देखिए नेट प्रॉफिट आपने निकाला यहाँ पे 80,000। अब ये 10,000 रुपया आपके पास बच चुका है, क्योंकि आपने प्रेडिक्शन दी थी कि 90,000 खर्चा होगा, कागजों में आपने 90,000 लिखा हुआ था, लेकिन उसमें से 10,000 बच गया। तो आपने क्या करना है, आपने इसको प्रॉफिट के अंदर ऐड कर देना है, यानी ओवर अप्लाइड जो होगा वो प्रॉफिट में क्या होगा, ऐड होगा। इसका मतलब आपका प्रॉफिट 80,000 नहीं बल्कि कितना हो गया है, 90,000 हो गया। तो बेटा ये चीज याद रखने वाली है, अगर आपके पास ओवर अप्लाइड आंसर आ रहा है तो उसने प्रॉफिट में ऐड होना है। अब अगर बेटा अंडर अप्लाइड आ जाए, जिस तरह मैंने अभी बोला कि 50,000 का खर्चा था लेकिन खर्चा हो गया 90,000। अब आपने कागजों में तो लिखा था 50,000, लेकिन एक्चुअल खर्चा कितना हो गया 90,000। तो बेटा वो जो 40,000 एक्स्ट्रा खर्चा हुआ वो क्या करेंगे, इस प्रॉफिट में आके क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो आपका जो 80,000 का प्रॉफिट है, जब मैं यहाँ माइनस 40,000 करूंगा तो प्रॉफिट 40,000 आ जाएगा। तो बताने वाली बात ये है, अगर ओवर अप्लाइड एफओएच है तो प्रॉफिट में ऐड होता है, अंडर अप्लाइड एफओएच है तो वो प्रॉफिट में माइनस होता है। ये सिर्फ बात याद रखनी है आपने, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। ओवर अप्लाइड एफओएच है तो प्रॉफिट में ऐड होगा, अंडर अप्लाइड एफओएच है तो प्रॉफिट में से माइनस होगा। उसकी रीजन मैंने बता दी। ऐड क्यों होगा, क्योंकि पैसे बच चुके हैं इसलिए इसको ऐड करना है। माइनस क्यों होगा, क्योंकि पैसे जेब से ज्यादा डल गए हैं तो माइनस करेंगे इसको। यहां तक पूछो बेटा, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। अगर मैं आपको अप्लाइड एफओएच दे दूं और एक्चुअल एफओएच दे दूं और मैं आपसे कहूं जी बताएं आपके पास अंडर अप्लाइड आता है या ओवर अप्लाइड आता है, तो आपने सिर्फ उसको प्लस माइनस करना है। अप्लाइड में से आपने हमेशा क्या करना है, लेस कर देना है एक्चुअल को। तो या तो आंसर पॉजिटिव आएगा या आंसर नेगेटिव आएगा। अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए तो ओवर अप्लाइड है, अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो अंडर अप्लाइड है। ओवर अप्लाइड को प्रॉफिट में ऐड करना है, अंडर अप्लाइड को प्रॉफिट में से माइनस करना है। जी बेटा, यहां तक प्रॉब्लम। If you want to ask any question, any one of you.
जी बेटा, एनीवन एनी कंफ्यूजन? नो? चलें बेटा, अब आपने करना ये है कि जो सीजीएस से रिलेटेड नो सर। तो सीजीएस से रिलेटेड बेटा क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन जब आप लोगों ने सारे के सारे करने हैं, इसमें जो जो प्रॉब्लम आपको आती है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपको आते हैं, वो आप मुझसे पूछेगा, और वही चीजें करनी है जो मैंने करवाई है आपको वीडियोस के अंदर, यहाँ पे जो मैं करवा रहा हूँ। इससे ज्यादा आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं स्किप कर रहा हूँ। उसकी रीजन ये है कि बेटा वो काफी ज्यादा टेक्निकल हो जाएंगी आपके लिए। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको सिर्फ वो बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कॉस्ट अकाउंटिंग होती है क्या, और उसके अंदर मेन मेन चीजें क्या इस्तेमाल होती हैं। एक मेन स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी कि सीजीएस क्या होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट को कैसे बनाते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं, अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड एफएच क्या होते हैं। अब तो बेटा हमारा अगला टॉपिक होगा, दैट वाज द लास्ट टॉपिक, वो हमारा आखिरी टॉपिक होगा। चले मैं उसकी जो चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जस्ट उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। उसके बाद जो उसकी डिटेल है, उसकी जो क्या नाम है, न्यूमेरिकल है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसी के अंदर मैं आपको लाइफ ऑफ फाइव और वेटेड एवरेज मेथड की बनाना सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी डेफिनेशन दूंगा जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उससे रिलेटेड। उसके बाद फिर अगले वीक में जो क्लासेस होंगे उसमें हम इस टॉपिक को वाइंड अप करके यहीं तक हमारा कोर्स वाइंड अप होगा। उसके बाद फिर देखेंगे कि यूनिवर्सिटी क्या कहती है, कि यूनिवर्सिटी का स्टार्ट करती है उसके अंदर कोई क्लासेस वगैरह आपकी यूनिवर्सिटी ओपन होने के बाद, तो फिर वहां पे क्लासेस अगर हुई तो लेंगे, अदरवाइज फिर जो भी डिसीजन होगा वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा मुझे बताया मिट्टी, उसमें स्टॉक और इन्वेंट्री में क्या फर्क होता है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड इन्वेंट्री? सर स्टॉक जो होता है ना वो हमारी फिनिश्ड गुड्स होती हैं, और जो इन्वेंट्री है उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, वर्क इन प्रोसेस भी आ जाती है, हमारा स्टॉक भी आ जाता है, और इसके अलावा जो बाकी चीजें होती हैं वो आ यस, जाती हैं। बिल्कुल सही बोला बेटा। स्टॉक के अंदर आपकी सिर्फ फिनिश गुड्स आती हैं, इन्वेंट्री के अंदर आपकी फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस, वो सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। हमारा जो बेटा टॉपिक है वो यही है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है। बेसिकली इन्वेंट्री को बेटा मैनेज करने के दो स्टाइल होते हैं, एक को हम बोलते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और एक को हम बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अच्छा, अब इन्वेंट्री को मैंने होता क्या, ये मैंने आपको बता दिया कि इन्वेंट्री के अंदर बेटा सारी की सारी आपकी चीजें शामिल होती हैं। उसके अंदर आपका फिनिश गुड्स भी शामिल होती हैं, उसके अंदर आपकी वर्क इन प्रोसेस भी शामिल होती है। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, मैं एग्जांपल के जरिए आपको सिर्फ ये दो डेफिनेशन बताऊंगा, फिर यहीं पे हम स्टॉप करेंगे। बाकी फिर जो लाइफ ऑफ फाइफो मेथड है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सपोज करें बेटा आपका एसबी स्टोर है, जिस तरह यहाँ एसबी डिपार्टमेंटल स्टोर की एग्जांपल ले लें, वहां पे हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, ग्रोसरी का सामान भी वहां पड़ा आपको मिलेगा, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें भी मिलेंगी, वहां पे कपड़े भी मिलेंगे, वहां पे आपको हर तरह की चीजें मिलेंगी। इसका मतलब है कि उन्होंने हर चीज का जो है वो स्टॉक मैनेज करना है वहां पे। एक सेकंड में जरा बेटा चार्जर लगा लो, मेरा जरा साइड लो हो रही है। अब बेटा वहां पे उन्होंने अपने स्टॉक को मैनेज करना, अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना। तो इन्वेंट्री को मैनेज करने के बेटा दो स्टाइल है, एक है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और एक है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अच्छा, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर हम एक आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जाके अपने रैक्स चेक करते हैं, कौन कौन सी चीज खत्म होगी उसकी लिस्ट बनाते हैं, फिर हम ऑर्डर देते हैं और वो चीजें हमारे स्टॉक में दोबारा आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते थे कि मैंने हर थर्सडे को जाना है स्टोर के अंदर, और थर्सडे वाले दिन जाके मैंने कॉपी पेन पेंसिल पकड़ लेनी है और मैंने सारे रैक्स को चेक करना है, कौन कौन से रैक्स में कौन कौन सी चीजें खत्म हो चुकी हैं, और उसके बाद जो जो खत्म हो चुकी होंगी उसका मैं ऑर्डर दूंगा, वो चीजें आपके पास आ जाएंगी। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक। पीरियोडिक मीन टाइम पीरियड, कि आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड आपने जाके उसको विजिट करना है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर बेटा हर ट्रांजैक्शन के बाद आपके पास अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। हर ट्रांजैक्शन के बाद आप कुछ चीज खरीदते देखें तो डिपार्टमेंटल स्टोर में जाए तो आपको एक बिल मिलता है, उस बिल को अगर आप चेक करें तो वहां लिखा होता है क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, कि 2 पैकेट आपने शुगर के खरीदे, उसका रेट, एक का रेट 60 रुपए या दोनों के बिल बना 130 रुपए 140 रुपए जो भी बना मल्टीप्लाई करके, तो नीचे पे टोटल बिल बना होता है। अब कोई मेडिसिन लेने चले जाएं तो वहां पे भी ऐसे लिखा होता है ये फलान गोली ली, उसका रेट ये है, उसकी अमाउंट ये है।
अब ये जो सिस्टम चल रहा है बेटा, दिस सिस्टम इज कॉल्ड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है कि हर ट्रांजैक्शन करने के बाद आपके पास अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि मेरे स्टॉक के अंदर अब इतनी चीजें रह गई हैं, इतनी चीजें रह गई हैं, इतनी चीजें रह गई हैं। आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन यू विल रिसीव अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर इन्वेंटरी। आपको अपनी इन्वेंटरी से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिल जाती है। अब आप मुझे बताएं दोनों में से कौन सा सिस्टम बेहतर है, पीरियोडिक या परपेचुअल? अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों Perpetual. परपेचुअल इज बेटर। पीरियोडिक का नुकसान क्या है बेटा? पीरियोडिक का नुकसान ये है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने जुमेरात के जुमेरात जाना है। अब आप जुमेरात को गए, फॉर एग्जांपल एक चीज जुमे को खत्म हुई थी, अब आप वो हफ्ते को भी अवेलेबल नहीं है, वो संडे को भी अवेलेबल नहीं है, वो मंडे को भी अवेलेबल नहीं है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को जाके चेक किया वो चीज खत्म हुई है, फिर आपने ऑर्डर दिया, उसको आने में 2 दिन लग गए, यानी 4-5 दिन तक वो चीज आपके स्टोर में नहीं थी। तो कस्टमर क्या सोचेगा जब वो बार बार आएगा लेने के लिए और वो अवेलेबल नहीं होगी, तो वो यही सोचेगा कि यहाँ से तो कोई चीज मिलती नहीं है, तो आपकी रेपुटेशन डैमेज होगी। और जब आपकी बेटा रेपुटेशन डैमेज होगी तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम से फेस करना पड़ेगा कि आपकी सेल्स जो है वो डिक्लाइन कर जाएगी। तो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम बेटा हमेशा अच्छा होता है एज कंपेयर टू पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। उसकी रीजन मैंने आपको बता दी कि इसमें आपको हर ट्रांजैक्शन के बाद अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इवन के आपको ये भी पता चल जाता है कि स्टोर के अंदर कौन कौन सी चीजें को आप लेवल कम हो रहा है तो आप फौरन ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ताकि अगली चीजें खत्म होने से पहले पहले तक आपको वो चीजें आपके स्टोर रूम के अंदर अवेलेबल हो जाए। और ऐसा होता है और आपको अवेलेबल हो भी जाती है। अब देखिए आप मेडिसिन लेने जाए, आप कहते हैं जी मुझे फलां 10 गोलियां चाहिए, वो फौरन कंप्यूटर पे आ जाता है जी 10 नहीं 4 पड़ी हुई है। अब वो कैसे पता चल गया उनको 4 पड़ी हुई है? बिकॉज उनके पास अप टू डेट इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है सिस्टम के अंदर, कितनी इतनी चीजें पड़ी हुई है। तो दिस इज कॉल्ड हाउ टू मैनेज इन्वेंटरी। 2 स्टाइल है बेटा, पीरियोडिक और परपेचुअल। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा डेफिनेशन के अंदर? एनीवन एनी कंफ्यूजन बेटा रिगार्डिंग डेफिनेशन? चलें बेटा, फिर यहीं पे हम स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा कि जब इन्वेंट्री के अंदर हम मैनेज करते हैं तो उसमें LIFO, FIFO और वेटेड एवरेज मेथड क्यों यूज किए जाते हैं, उनकी क्या रीजंस हैं, हम FIFO मेथड क्यों यूज करते हैं, LIFO मेथड क्यों यूज करते हैं। पहले उनकी क्यों का वर्ड का आंसर दूंगा और उसके बाद फिर हम कोई छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने आज के लेक्चर से कोई क्वेश्चन पूछना है तो बेटा यू कैन आस्क एनी वन ऑफ यू। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एनी वन ऑफ यू। जी कामरान साहब। जी सर, ये ना आप एक मतलब बता दें, ये जो अभी बताई ना आपने डेफिनेशन, इन्वेंटरी सिस्टम, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और परपेचुअल। बेटा पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम मैंने ये बताया कि ये वो सिस्टम होता है जिसमें आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड आप अपने स्टोर का विजिट करते हो और जो जो चीजें खत्म हुई होती है उसकी लिस्ट बना लेते हो। और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में आपके पास अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होती है हर ट्रांजैक्शन के बाद। जैसी ट्रांजैक्शन हुई आपको पता चल जाएगा कितनी चीजें रह गई, कितनी चीजें कम हो गई, किसका ऑर्डर देने वाला, किसका ऑर्डर नहीं देने वाला, आपको हर ट्रांजैक्शन के बाद अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होती है। तो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम इज बेटर देन पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। ठीक है ठीक। और बेटा कुछ क्वेश्चन? ठीक है सर, थैंक यू। चले मैं आपके साथ ये शेयर भी कर दूंगा, ये रिकॉर्डिंग भी शेयर हो जाएगी, आपको इसको बेशक सुन भी लीजिएगा दोबारा। तो ये रिकॉर्डिंग सुनने से कोई फायदा होता है कि नहीं होता है, ये बताएं मुझे पहले। जो मैं लिंक सेंड करता हूँ सुन के कोई फायदा भी होता है कि नहीं? होता है सर, फायदा क्यों होता? कुछ क्लास में सिर्फ 3 या 4 मैंने नोट किया फीमेल्स हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं, 1-2 मेल मेंबर है जो पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी सारे चुप करके सुनते रहते हैं। पार्टिसिपेट किया करें बेटा, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो। कोई चीज नहीं समझ आ रही तो पूछ लिया करें, कोई इशू नहीं है, मुझे बताने में कोई इशू नहीं है, आपको पता है मुझे रिपीट करने में भी कोई इशू नहीं है। जी राबिया बेटा, एनी क्वेश्चन? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। चलें बेटा, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।